दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सर्वप्रलय कॉमिक्स का भाग 2। पिछले एपिसोड में भेड़िया और अश्वराज की लड़ाई में भेड़िया जीत जाता है। अब आगे। धन्यवाद कालमूर्ति अस्तवा। स्वागत है नायक को। तो महानायक को इस स्पर्धा के पश्चात कैसा प्रतीत हो रहा है? बहुत ही विविध और विचित्र थी यह प्रतियोगिता, जहां अपने अस्तित्व से जुड़े अज्ञात पहलुओं को जानना वहीं कई नए सवाल भी जुड़ गए। इस संसार के प्रत्येक प्राणी, खासकर मनुष्य के जीवन एक ऐसा क्षण आता है मित्रों, जब वह अपने जीवन में हुई प्रत्येक गलती के लिए खुद को दोषी मानना आरंभ कर देता है। उसे सिर्फ अपने भीतर बुराई ही दिखती है और खुद के लिए बढ़ती हुई यह नफरतहीन भावना का ऐसा विकराल दावानल बनती है जो इंसान के अस्तित्व को खाक कर दे। ऐसे समय में जब हम खुद को दोषी मान रहे होते हैं, कोस रहे होते हैं, उस समय दिल का कोई एक कोना कहता है कि कहीं से कोई आ जाए और हमें इस मनोदशा, इस स्थिति से उबार ले। हम बाहरी व्यक्तियों में वह सहायक ढूंढ रहे होते हैं मित्रों, पर वह सहायक तो हमारे भीतर है। ज़रूरत है तो उसे पहचानने की, उसकी आवाज़ सुनने की। जब कोई तुम्हारे लिए ना खड़ा हो तब तुम खुद के लिए खड़े हो। जब कोई तुम्हारे लिए ना लड़े तब तुम खुद के लिए लड़ो। अपनी बुराइयों से नफरत मत करो, उन्हें समझो, उनके कारण तलाशो और उन्हें प्यार से सुधारो। याद रखो साथियों, कभी खुद से इतना प्यार मत करो कि तुम्हें अपने अलावा दुनिया में कोई दिखे ही ना दे, अपने अलावा हर व्यक्ति गलत लगे। और कभी खुद से इतनी नफरत भी मत करो कि अपने वजूद के साथ जीना बोझ लगने लगे। हम सभी में एक कोबी है, एक भेड़िया है। हम सभी में एक वल्लभ है और एक अलार है। ज़रूरत है तो इन दोनों रूपों के बीच सामंजस्य बिठाने की, क्योंकि तभी आप महानायक से सर्वनायक बनेंगे। बस यही इस स्पर्धा का उद्देश्य था। स्पर्धा में आप दोनों के प्रदर्शन की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, परंतु आधे क्षण की बढ़त से जंगल के जल्लाद ने यह स्पर्धा जीत ली है। आपके लिए यह बात चिंता बढ़ाने वाली है अश्वराज सम्राट। अभी तो सिर्फ 2 स्पर्धाएं संपन्न हुई है। निश्चिंत रहें युगम, अगली 3 स्पर्धाओं में जीत अश्वराज की ही होगी। गलत अश्व सम्राट, आपके और भेड़िया के मध्य 3 स्पर्धाएं हो चुकी है और आपके पास यह अंतिम अवसर शेष है। यदि अगली स्पर्धा में जंगल के जल्लाद ने आपको पराजित कर दिया तो आप यह प्रतियोगिता 3-1 से हार जाएंगे। क्या यह कैसे हो सकता है? आप गणना में त्रुटि हो रही है युगम। पहली स्पर्धा हमने यही कालरण में लड़ी थी और दूसरी चंद्रमा की धरती पर। आप हिमालय पर संजीवनी बूटी के लिए की गई स्पर्धा को भूल रहे अश्व सम्राट। पर वह तो योद्धा और डोगा के लिए की गई थी। यहाँ जो कुछ भी होता है वीरों, वह सर्वनायक प्रतियोगिता के अंतर्गत ही होता है। हिमालय पर की गई स्पर्धा आपकी प्रतियोगिता की प्रथम स्पर्धा थी जिसे आपने जीता। बाकी दोनों स्पर्धाएं भेड़िया ने जीती। अब आपके पास ये अंतिम अवसर है अश्व सम्राट। यदि आप इस स्पर्धा में चूके तो विजयश्री से हाथ धो बैठेंगे। भेड़िया और कोबी लंबे समय तक एक दूसरे से पृथक रह चुके हैं। भेड़िया के लिए कोबी को काबू करना बल्लभधारा अल्लार को काबू करने से सरल था। पूर्व काल वालों के साथ शुरुआत से ही भेदभाव कर रहा है युगम। आपने श्रीमान युगम की बात ध्यानपूर्वक नहीं सुनी। सदैव दोष व त्रुटियों पर ही मत टिके रहा कीजिए, विशेषताओं पर भी ध्यान दीजिए करें। आप सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देख रहे श्रीमान। कोबी और भेड़िया की शत्रुता अलार और वल्लभ से अधिक प्रबल थी, परंतु फिर भी श्रीमान भेड़िया ने महाशय कोबी को निपुणतापूर्वक समझाया। वैसे भी अश्वराज अभी तक पराजित नहीं हुआ है। पराजय से पूर्व ही पराजय का मातम क्यों मानते हो? देखते हैं कि अगली स्पर्धा के रूप में क्या पत्ता छुपाया है युगम ने अपनी आस्तीन में। समय हो चुका है आपकी अगली प्रतियोगिता का, जिसके लिए आपको जाना है चुनांचो ग्रह पर। यह चुनांचो क्या बला है? देखने में प्यारे, मासूम और नीरी दिखने वाले प्राणी चुनांचे वास्तव में अपार शक्ति के धारक हैं और अपने उग्र रूप में इतने शक्तिशाली होते हैं कि अकेले
चुनांचे ही 10 पृथ्वियों को खत्म करने की शक्ति रखता है। आपकी अगली स्पर्धा समय को पछाड़ने की स्पर्धा होगी। मैंने इस ग्रह के ऊपर एक विशाल समय सूचक स्थापित किया है। इस सूचक के ऊपरी हिस्से में तैरती समय की रेत निचले हिस्से में गिर रही है। आप दोनों को इस ग्रह से चुनांचे पकड़ने हैं। जो समय की रेती पूरी तरह नीचे गिरने तक सबसे अधिक चुनांचे पकड़ेगा, वही इस स्पर्धा का विजेता होगा। आपका समय शुरू होता है अब। कहाँ फंसा गया यह उद्गम? यह तो ऐसा लग रहा है जैसे खरगोशों की बिजली की ध्रुव गति से फूंकने की शक्ति मिल गई हो। इनमें से तो किसी एक को भी पकड़ लाना मुश्किल लग रहा है। कितना भागोगे? हफ, कोई ना कोई तो हाथ आएगा। यहाँ कई प्रकार के चुनांचे हैं। कुछ जलचर, कुछ नभचर, कुछ थलचर। हुफ, सही कह रहे हो अश्वराज, परंतु फुर्ती में सभी समान है। समय की रेत तेजी से नीचे गिर रही है, हमें शीघ्रता करनी होगी। अश्वराज थलचर चुनांचे के पीछे भाग रहा था। इतने बड़े ग्रह पर थलचर चुनांचे को पकड़ना बहुत दुष्कर कार्य होगा। इस छोटे तालाब में तैरते जलचर चुनांचों को पकड़ना अपेक्षाकृत सरल होना चाहिए। 3-4 तो आराम से पकड़ में आ जाएंगे। हे भेड़िया देवता, यह क्या? बाहर से छोटा सा नजर आने वाला तालाब भीतर आते किसी समुद्र जितना बड़ा ही दिखा दे रहा है। और आश्चर्य की बात यह कि इस पानी में इतनी सुगमता से सांस ले पा रहा हूँ जैसे पृथ्वी पर लेता हूँ। अच्छा है, यहाँ मछलियों के झुंड की तरह अपार चुनांचे हैं। भेड़ियों के मानिंद अपने शिकार पर घात लगाकर उसे पकड़ना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। यह तो मछलियों से भी अधिक चपल है। इतनी फुर्ती से फिसल रहे हैं जैसे तले चुपड़े हुए हो। चुनांचे कितनी भी तीव्र गति से क्यों ना भाग ले चुनांचे, मैं इन्हें पकड़ कर ही रहूंगा। पकड़ लिया चुनांचे। ओह हे देवी ऐश्वर्या, इतना भीषण ऊर्जावार किसी साधारण मनुष्य के शीतल उड़ जाते। युगम ने ठीक कहा था, इन चुनांचों को क्रोध दिलाना अपने काल को न्योता देना होगा। यूं तो ये सौम्य और मिलनसार है, परंतु यदि इन्हें खुद पर कोई खतरा आता दिखे तो ये बेहद आक्रामक हो जाते हैं। युगम ने कहा था कि स्पर्धा के अंत में जो भी सर्वाधिक चुनांचे पकड़ेगा वही विजेता होगा। युगम ने यह कहीं नहीं कहा कि चुनांचों को बलपूर्वक पकड़ना है। चुनांचे यदि इन मिलनसार चुनांचों को मैं किसी तरह अपने साथ आने के लिए मना सकूं तो बात बनी रह सकती है। इन्हें पकड़ने के बजाय इनसे मित्रता करने की चेष्टा करता हूँ। युक्ति काम कर रही है। ये थोड़ा झिझक रहे हैं परंतु मेरे पास आ रहे हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये स्पर्धा में इतनी आसानी से जीत जाऊंगा। अभी भी समय सूचक के ऊपरी हिस्से में कुछ समय की रेत बाकी है, पर अब भेड़िया मुझे हरा नहीं पाएगा। अश्वराज स्पर्धा जीतने के बहुत करीब था, जबकि भेड़िया जीत से कोसों दूर था। पकड़ लिया, और घटते समय के साथ ये दूरी बढ़ती जा रही थी। बाप रे, इतना भीषण ऊर्जावार! अगर मेरे पास भेड़िया मुख पट्टिका नहीं होती तो परखच्चे उड़ जाते मेरे। अरे यह क्या है? अश्वराज ने चुनांचे से मित्रता कर ली है। सभी चुनांचे अश्वराज के पास जा रहे हैं। ऐसे तो अश्वराज यह स्पर्धा जीत जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं भी इनसे मित्रता करने की कोशिश करता हूँ। इधर आओ प्यारे चुनांचो। हुफ, तरकीब काम नहीं आई। ये मेरे चेहरे से डर रहे हैं, इसलिए जितनी सहजता से अश्वराज के पास मित्रता करने चले गए, मेरे पास नहीं आएंगे। अभी भी कुछ समय की रेत समय सूचक के ऊपरी हिस्से में बची हुई है। मेरे पास कुछ समय शेष है। मुझे दिमाग से काम लेना होगा। अगर कोबी यहाँ होता तो क्या करता? ओह, मिल गया उपाय। इस ग्रह की संरचना, यहाँ के पेड़ पौधे, वायुमंडल, सब कुछ पृथ्वी जैसा है। फिर यहाँ वह एक खास पेड़ भी होना चाहिए। यह भेड़िया कहाँ भागा जा रहा है? यह भेड़िया क्या कर रहा है? जरूर भेड़िया के पास कोई प्लान है। संयम रखो। ऐसा लग रहा है जैसे भेड़िया किसी विशेष पेड़ की तलाश कर रहा है। इसे नारियल पानी पीना है क्या? यह पूंछ लंबी करके नारियल क्यों तोड़ रहा है? मुबारक हो साथियों, अपने जंगली आइंस्टाइन नारियल पानी पिलाकर चुनांचे पकड़ेंगे। मस्खरी बंद करो परमाणु। भेड़िया ने तो नारियल का सारा पानी गिरा दिया और नारियल के खाली कटोरे और बरगद की सूखी लताओं लेकर ताड़ के पेड़ पर चढ़ रहा है। हे भगवान, मैं समझ गया। भेड़िया
क्या कर रहा है? यह तो ताड़ी निकाल रहा है। चुनांचो को ताड़ी पिलाएगा यह। मैंने अक्सर जंगली कबीले वालों को ताड़ के पेड़ से इसी तरह ताड़ी निकालते देखा है। यह तरकीब काम करनी चाहिए। समय सूचक के ऊपरी हिस्से में अभी भी कुछ रेत बची हुई है। उम्मीद है तब तक इन नरियाल के कटोरे में पर्याप्त मात्रा में ताड़ी इकट्ठी हो जाएगी। कुछ ही देर में अपनी योजना के अमल में लाने के लिए सभी कटोरों में पर्याप्त ताड़ी भर चुका हूँ। लेकिन भेड़िया की योजना उसके दल पर गाज बनकर गिरी थी। भेड़िया खुद पीने के लिए ताड़ी निकाल रहा था। गई स्पर्धा ताड़ी में। समझ नहीं आ रहा कि भेड़िया स्पर्धा के अंतिम बचे कुछ मिनट चुनांचो को पकड़ने की बजाय ताड़ी पीने में क्यों गंवा रहा है। भेड़िया अपने भीतर के कोबी को बाहर निकाल रहा है। कोबी को बाहर निकाल रहा है? अभी कुछ देर पहले ही तो इतनी मुश्किल से अंदर किया था, उसे फिर बाहर क्यों निकाल रहा है? क्योंकि चुनांचो को सिर्फ मदमस्त कोबी ही रिझा सकता है। भेड़िया को हम सभी अच्छे से जानते हैं। भेड़िया स्वभाव में शांत और गंभीर है। उसके लिए चुनांचो का मनोरंजन करके उन्हें रिझा पाना असंभव सा काम है। जबकि कोबी में मदमस्त अल्हड़पन है और ताड़ी का नशा कोबी के उस अल्हड़पन को बाहर निकालेगा। ताड़ी की बूंद बूंद तक खाली कर चुका था भेड़िया। नतीजा जो भी था सामने आने ही वाला था। यह ताड़ी तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। हिक, इसे पीते ही मेरा मन नाचने और गाने का कर रहा है। इस खाली खोखले बाँस से बनेगी तुरही। यह रंग बिरंगे फूलों के झाड़ बिल्कुल मोर के पंखों के जैसे लग रहे हैं। इन्हें अपनी धूम पर वैसे ही बांधूंगा जैसे मोर की धूम होती है। हिक हिच, अब मचेगा हुड़दंग जब भेड़िया बजाएगा बाजा। यह भेड़िया पागलों की तरह नाच क्यों रहा है? ओ, भेड़िया के नृत्य और उधर से आकर्षित होकर जल, थल और नभ के चुनांचे स्वतः ही उसके पास जा रहे हैं। चुनांचे चुनांचे चुनांचे, युगम धरित्री यस्यः। इस स्पर्धा का और अश्वराज व भेड़िया के बीच हुई प्रतियोगिता के स्पष्ट विजेता है जंगल के जल्लाद भेड़िया। अब समय हो गया है आपके कालरन वापस लौटने का। इस घोड़े को ले जाओ। हिच, मुझे अभी इन प्यारे प्यारे चुनांचे के साथ और नाचना है। कालरन में पहुंचते ही भेड़िया के मस्तिष्क से ताड़ी का प्रभाव हट गया। चुनांचो को अपने साथ लाने का जो तरीका आपने अपनाया है वह बहुत ही सृजनात्मक था, क्योंकि आपने त्रुटि का प्रयोग भी इस तरह किया कि वह त्रुटि ही आपकी सकारात्मक शक्ति बन गई। यही तो असली महानायक का काम है। अब आप अपने अपने दल कक्ष में लौट जाइए। पूर्वकाल दल के दलनायक महाबली भोकाल को यह निर्णय लेना है कि वे अगली प्रतियोगिता में किस महानायक को उतारेंगे। हमारे दल में सिर्फ मैं और गोजो ही शेष हैं, जबकि पश्चात काल में स्टील, ध्रुव और नागराज 3 नायक शेष हैं। दल नायकों को सबसे अंत में भिड़ंत करनी चाहिए। उस नाते तुम्हारा जाना ही बनता है गोजो। परंतु यह ध्यान रखना गोजो कि इस प्रतियोगिता में तुम्हारा जीतना अनिवार्य है। जानता हूँ मित्र, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय जीतने के, और अगर होता भी तो गोजो विकल्पों में नहीं जीत में विश्वास रखता है। पूर्वकाल के नायकों ने अपने अगले प्रतिद्वंदी का चयन कर लिया है। वे गोजो को कालरन में भेज रहे हैं। प्रतिद्वंदी चुनने की बारी हमारी है। मेरा मत है हमें गोजो के विरुद्ध स्टील को उतारना चाहिए। गोजो की तिलस्मी और मायावी शक्तियों का स्टील पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह स्टील के यांत्रिक शक्तियों को समझ पाने और उनका सामना करने में गोजो को खासी मशक्कत करनी होगी। मैं नागराज के तर्क से सहमत हूँ। मैं भी स्टील को ही भेजना चाहिए। मैं भी सहमत हूँ, पर मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि गोजो का मुकाबला करने के लिए मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन क्यों ध्रुव? तुम गोजो की शक्तियों से परिचित नहीं हो ध्रुव। सप्त शक्ति धारक गोजो की उत्पत्ति समुद्र मंथन से उस समय हुई थी जब असुर सम्राट खूंखारों ने स्वयं वहरा देवता को भी परास्त कर दिया था। समुद्र मंथन से निकलती 7 महाशक्तियों में से हर एक अपने आप में इतनी संपूर्ण है कि पूरी दानव सेना का दलन कर दे। तुम शायद भूल रही हो शक्ति कि जब असुर राज चुंबक और असुर गुरु शुक्राचार्य के षड्यंत्र में फंसकर इंद्र के बेटे जयंत का शरीर बढ़ने लगा था और पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन गया था, उस समय ध्रुव की सूझबूझ से ही उस समस्या का निदान कर पाना संभव हुआ। पढ़े नागराज, ध्रुव और शक्ति का मल्टी स्टारर विशेषांक कलयुग।
मुझे ध्रुव की बौद्धिक क्षमता पर नहीं अपितु उसकी शारीरिक क्षमता और मानवीय समीमाताओं पर संदेह है नागराज। निसंदेह ध्रुव ने महाकालनायकों को और सृष्टि पर आए बड़े से बड़े खतरों को हराने में हमेशा ब्रह्मांड रक्षकों की सहायता की है, परंतु यह उम्मीद रखना कि सुपर कमांडो ध्रुव सप्त शक्तिधारक गोजो को हरा सकता है सरासर बेवकूफ़ी होगी। अगर ध्रुव पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है तो मैं यह बेवकूफ़ी हर बार करूँगा। गोजो के विरुद्ध काल रण में ध्रुव ही उतरेगा। थैंक्स नागराज। युगम धरित्री अस्य सुपर कमांडो ध्रुव, सुपर कमांडो ध्रुव, गोजो गोजो गोजो। निसंदेह यह प्रतियोगिता अब तक की सबसे दिलचस्प प्रतिस्पर्धा होने वाली है। एक और है सप्त शक्तिधारक गोजो और दूसरी ओर है दिमाग के महारथी सुपर कमांडो ध्रुव। जहाँ एक और गोजो के पास बिल्लोरा, बिजली का, गुरु घंटाल, शाकाल, जुडोका, संहारक और तीसरी आँख की शक्ति है, वहीं सुपर कमांडो ध्रुव के पास है सिर्फ और सिर्फ उनका दिमाग। स्पर्धाओं के दौरान गोजो पूर्णतः स्वतंत्र है अपनी सप्त शक्तियों का इच्छा अनुसार प्रयोग करने के लिए, जबकि सुपर कमांडो ध्रुव के पास होगा उनका विलक्षण बौद्धिक क्षमता और उनके कुछ गैजेट्स। वैसे मैं आपसे यह पूछना चाहता था श्रीमान ध्रुव कि जब आपके दल का बहुमत इंस्पेक्टर स्टील को प्रतियोगिता में उतारने के लिए था तो आपने अपना नाम इतना पुरजोरी से प्रस्तावित क्यों किया? इसकी तो सिर्फ दो ही वजह हो सकती है। या तो आपको लगता है कि इंस्पेक्टर स्टील की क्षमता आपसे कम है, वे इस काबिल नहीं है कि प्रतियोगिताओं में गोजो को परास्त कर सके, या फिर आपने जानते बूझते खुद को गोजो के विरुद्ध इसलिए उतारा कि गोजो आपको परास्त कर दे और प्रतियोगिताओं का संतुलन बना रहे। दोनों ही कारण गलत है। मुझे स्टील की क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। स्टील की शक्तियाँ और उसकी जुझारू इच्छा शक्ति के आगे बड़े सा बड़ा नायक या खलनायक घुटने टेक सकता है। और जहाँ तक सवाल प्रतियोगिता में संतुलन बनाने का है तो यह मेरे या किसी भी अन्य नायक के हाथ में नहीं है। यहाँ हार प्रतियोगिता हर स्पर्धा के साथ समीकरण बदल जाते हैं और बदल जाती है प्रतियोगिता को लेकर तुम्हारी नीतियाँ। ऐसे में कोई भी नायक प्रतियोगिता में अपनी जीत या हार निर्धारित नहीं कर सकता। अगर कुछ कर सकता है तो सिर्फ यह प्रतियोगिता की हर स्पर्धा में अपनी जान जोत दे, और मैं यही करने वाला हूँ। परंतु आपने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि आपने स्टील के स्थान पर अपना नाम प्रस्तावित क्यों किया, ताकि समय का प्रतिपालक सबसे सर्वा युगम बैठकर यह सोचते हुए अपने सिर के बाल नोचते रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया। युगम धरित्री अस्य। अगर आँखों से अंगारे बरसाकर मुझे राख करने की हसरत पूरी हो गई है तो हम प्रतियोगिता शुरू करें। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ। तिलस्म की तलाश। आप दोनों की प्रतियोगिता की पहली स्पर्धा होगी तिलस्म की तलाश। जिस स्थान पर आप दोनों खड़े हैं यहाँ कहीं एक तिलस्म है। आप दोनों में से जो भी इस तिलस्म को तलाशेगा वह आपके मध्य इस प्रथम स्पर्धा का विजेता होगा। तिलस्म की तलाश? यहाँ तो सिर्फ धरती और आसमान है और कुछ भी नहीं, फिर तिलस्म कहाँ तलाशेंगे? यह मैं क्या जानूँ। दिमाग के महारथी आप है, निकालिए कोई तरीका, बिठाइए कहीं तरकीब, जमीन आसमान एक कर दीजिए पर तिलस्म ढूंढिए। यहाँ तो जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ मरुस्थल ही नज़र आ रहा है और सिर के ऊपर सूर्य ऐसे चमक रहा है जैसे सिर पर ही आ बैठेगा। हो सकता है तिलस्म इस रेगिस्तान की रेत के नीचे हो। इस हिसाब से तो अथाह मरुस्थल की रेत के नीचे तिलस्म कहीं भी हो सकता है। सप्त शक्तियों बाहर आओ, आज्ञा दो गोजो। इस पूरे मरुस्थल की रेत खंगालनी है, मरुस्थल के नीचे या ऊपर जहाँ कहीं भी वह तिलस्म ढूंढ निकालना है। मेरी सप्त शक्तियाँ कुछ ही समय में इस अथाह मरुस्थल को खंगाल डालेगी। तिलस्म जहाँ भी होगा बाहर आ जाएगा। पर तुम क्या करोगे ध्रुव? क्या अपने हाथों से तुम पूरा मरुस्थल खोदने वाले हो? मैं यहाँ इत्मीनान से बैठकर तुम्हारी सप्त शक्तियों का जलवा देखूंगा और उनके लिए ताली बजाऊंगा। इस मरुस्थल के नीचे तिलस्म निकालने की उतनी ही उम्मीद है जितनी उम्मीद कोबी से समझदारी की है। गोजो को मैंने जानबूझकर यह नुक्ता सुझा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह लोग लंबे समय तक व्यस्त रहने वाले हैं।
शाकाल, आसमान में जितना ऊंचा हो सके उड़ सको। इस मरुस्थल में कहीं भी तिलस्म, कोई भवन या रेत के अलावा कुछ भी अलग दिखाई दे तो फौरन बताओ। बिजली का और बिल्लौरा, तुम दोनों की गति अद्वितीय है। जितनी देर में शाकाल आसमान से इस मरुस्थल का अवलोकन करेगा, उतनी देर में तुम दोनों धरती पर इस पूरे मरुस्थल का बारीकी अवलोकन करो। ध्यान रखो, इस स्थान पर कोई छोटी से छोटी चीज भी तिलस्मी तक पहुंचने का मार्ग हो सकती है। हुफ, आकाश में यदि इससे ऊंचा उड़ने की चेष्टा की तो सूर्य का प्रचंड ताप मुझे भस्म कर डालेगा। यहाँ तो सिर्फ दूर दूर तक रेत रही रेत नजर आ रही है और कुछ भी नहीं। हमें अलग अलग हो जाना चाहिए बिल्लोरा। मैं पूर्व में देखती हूँ, तुम पश्चिम में देखो, फिर यहीं इसी स्थान पर मिलते हैं। ठीक है बिजली का। हुफ, जाने कितनी दूर निकल आया हूँ मैं। यहाँ कुछ भी नहीं सिवाय रेत के। बिजली की गति से इस मरुस्थल को खंगाल रही हूँ। इस मरुस्थल की रेत के कण कण का बारीकी से अवलोकन किया है मैंने। यहाँ कुछ भी नहीं है। वापस लौटना होगा मुझे और गोजो के साथ मिलकर कोई दूसरा तरीका सोचना होगा जिससे कि तिलस्म तक पहुँचा। अरे आश्चर्य है, विद्युत गति के बावजूद भी मैं उस स्थान तक नहीं पहुंच पा रही हूँ जहाँ मैं बिल्लोरा से अलग हुई थी। असंभव, मैं गोजो और अन्य साथियों तक भी नहीं पहुंच पा रही हूँ। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, मैं खुद तिलस्म में फंस चुकी हूँ। कैसा माया जाल है ये। मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ पर नीचे उड़कर धरती तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मैं कभी मार्ग नहीं भूलता। मैं इसी मार्ग से आया था, फिर भी वापस उस स्थान तक नहीं पहुँच पा रहा जहाँ मैंने बाकियों को छोड़ा था। भी मार्ग नहीं भूलता। मैं इसी मार्ग से आया था, फिर भी वापस उस स्थान तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ जहाँ मैंने बाकियों को छोड़ा था। बिल्लोरा, बिजली का और शाकाल को गए हुए काफ़ी समय हो गया है। कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ गए वे। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखने की कोशिश करता हूँ कि वे कहाँ हैं। आश्चर्य है, मेरी दिव्य दृष्टि ब्रह्मांड के हर कोने तक देख सकती है, किसी भी माया जाल को, दृष्टि भ्रम को भेज सकती है। फिर भी मैं चारों ओर फैली रेत के सिवाय कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। गुरु घंटाल, तुम एक विशालकाय मरुसर्प का रूप धारण करो जो इस पूरे मरुधर के भीतर से खंगाल सके। जुडोका, तुम मरुसर्प गुरु घंटाल के साथ मरुधर की रेत खंगालो। सहारक, तुम अपनी शक्ति से मरुभूमि में जितनी गहरी हो सके सुरंग बनाओ। तीसरी आँख, तुम सहारक के साथ इस सुरंग में जाओ। अक्सर ऐसी मरुभूमि के सैकड़ों योजन नीचे पानी का स्रोत होता है। यदि तिलस्म आसमान और धरा पर नहीं हुआ तो अवश्य ही इस मरुधर के नीचे पानी में होना चाहिए। यह ध्रुव क्या कर रहा है? गोजो ने तिलस्म ढूंढने के लिए अपने सातों महाशक्तियाँ झोंक दी है और यह लड़का इत्मीनान से बैठा तमाशा देख रहा है। धीरज रखो शक्ति, ध्रुव जानता है कि वह क्या कर रहा है। इस मरुभूमि के काफ़ी भीतर तक आ चुके हैं हम। गोजो सही था, मुझे आगे पानी का सोता नजर आ रहा है। पानी के भीतर तो कुछ भी नहीं है। हमें वापस लौटकर गोजो को बताना होगा, पर हम जो रास्ता बनाकर आए थे वह तो स्वतः ही बंद हो गया है। हमें ऊपर जाने के लिए दोबारा मार्ग बनाना होगा। ओह, क्या हुआ? मेरी दिव्य दृष्टि कार्य नहीं कर रही। मुझे चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही है। मैं गोजो तक पहुंचने का मार्ग नहीं देख पा रहा हूँ। मैं भी सुरंग खोदता जा रहा हूँ पर ऐसा लग रहा है जैसे हम जिस स्थान पर थे अभी भी वहीं पर हैं। आश्चर्य है गुरु घंटाल, मैं अपनी यौगिक और तुम अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करके इस मरुधर की रेत खंगाल रहे हैं पर कुछ भी नहीं हाथ आ रहा है। सामने देखो जुडोका, यह तो रेत का भवंडर है जो हमारी ओर बढ़ रहा है। मैं अपनी यौगिक शक्ति से इसका मार्ग बदल देता हूँ। हुफ, यौगिक शक्ति भी इस भवंडर का मार्ग परिवर्तित नहीं कर पा रही है। मैं अपनी मायावी शक्ति तुम्हारी यौगिक शक्ति से सम्मिलित करता हूँ जुडोका। हमारी शक्तियाँ सम्मिलित होकर भी इस भवंडर का मार्ग परिवर्तित नहीं कर पा रही है। हुफ, हमें जाने कहाँ लिए जा रहा है यह भवंडर। असंभव, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मैं सप्त शक्तियों में से किसी से भी मानसिक संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मरुधर की रेत लील गई हो साथों को। तिलस्म मिलना तो दूर, यहाँ तो सप्त शक्तियाँ ही लापता हो गई है।
सप्त शक्तियों के गायब होने का एक ही कारण हो सकता है, वे सभी तिलिस्म के भीतर फंस गई है, यानी यह पूरा मरुधर ही तिलिस्म का हिस्सा है। युगम फिर से हमें बातों और शब्दों के जाल में उलझा रहा है। उसने हमसे तिलिस्म तलाशने का बोला है, जबकि तिलिस्म यहीं मौजूद है। पर तिलिस्म नज़रों के सामने कैसे आएगा? यहाँ रेत और आसमान और आग उगलते सूर्य के अलावा कुछ भी नहीं है। तिलिस्म को सुदृश्य करने का तरीका इनमें ही छुपा होना चाहिए, इनमें ही छुपा होना चाहिए। तरीका तो तब सोचूं जब ये सूर्य जलाना बंद करे। इसका ताप तो इतना अधिक है कि कुछ रेतीली चट्टानों की सतह चमकीले शीशे में बदल गई है। एक मिनट, यह ध्रुव क्या कर रहा है? पता नहीं, पर यह लड़का बहुत खुराफाती है। यह जो भी कर रहा है उसका परिणाम यकीनन गोजो के लिए अच्छा नहीं निकलने वाला है। युगम ने कहा था कि तिलिस्म को तलाश और भले ही उसके लिए ज़मीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े। अब मुझे वाकई तिलिस्म तलाशने के लिए धरती आकाश एक करना पड़ेगा। यह क्या कर रहे हो ध्रुव? तिलिस्म तलाशने के बजाय तुम अपनी हस्ती पट्टिका से सूर्य किरणें परिवर्तित करके खेलने में लगे हुए हो। तुम्हारे जैसे दिग्गज के सामने मैं तो बच्चा हूँ। जब तुम तिलिस्म नहीं तलाश पा रहे तो मैं भला क्या कर पाऊँगा? यह लड़का मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। अवश्य ही इसने तिलिस्म तलाशने की कोई युक्ति निकाली है, जिसके लिए इन चमकीले चट्टानों पर सूर्य किरणें परिवर्तित कर रहा है। शायद यह इन्हें तोड़ना या पिघालना चाहता है, परंतु पर्याप्त शारीरिक बल ना होने के कारण सूर्य किरणों की सहायता ले रहा है। परंतु मुझे सूर्य किरणों की कोई आवश्यकता नहीं है। इन चमकीले चट्टानों को तो मैं अपने मुष्ट प्रहार से भी चकनाचूर कर सकता हूँ। गोजो समझ रहा है कि तिलिस्म तक पहुँचने का रास्ता इन चट्टानों में। इसे चट्टानों तोड़ने से रोकना होगा, वरना तिलिस्म कभी भी सुदृश्य नहीं होगा। ठहरो गोजो, कदापि नहीं। मैं समझ गया हूँ कि तिलिस्म इन्हीं चट्टानों से कोई संबंध है। मैं तिलिस्म तुमसे पहले तलाश करके रहूँगा। इन चट्टानों को तोड़कर तुम तिलिस्म तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता बंद कर दोगे। ओह, तो तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें लगता है लड़के कि तुम मेरे बल का सामना कर सकते हो? मुझे ध्यान रखना होगा कि गोजो के वार मुझे ना लगे। इसकी शक्ति और शारीरिक बल का सामना करना वाकई कठिन है। शक्ति के साथ साथ फुर्ती की भी कोई कमी नहीं है इसमें। इसके एक ही वार से ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़ मुझ पर टूट कर गिर रहा हो। ऐसा 2-3 बार और लग गए तो इसी मरुधर में कब्र बन जाएगी। ओह, मरुधर में कब्र? इससे निपटने के लिए यह आइडिया ट्राई किया जा सकता है। मुझे बस अपने ब्रेसलेट से रिफ्लेक्ट होती इन किरणों का टारगेट कुछ देर के लिए बदलना होगा। तुम उछल कूद अच्छी कर लेते हो लड़के, पर अफसोस ये उछल कूद तुम्हें ज़्यादा देर से बचा नहीं पाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि ये व्यर्थ की लड़ाई बंद कर दो और तिलिस्म तलाशने दो मुझे। तुम्हारे तिलिस्म तलाशने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हारा तरीका गलत है। गलत सही, मुझे मत समझाओ। मैं जानता हूँ कि कितने चतुर हो लड़के। तुम जानबूझकर मुझे पट्टी पढ़ा रहे हो ताकि यह स्पर्धा में हार जाऊँ, पर मैं तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगा। मुझे एक ही समय पर 2 जगह ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है। पहला इन रिफ्लेक्ट होती किरणों को टारगेट करने के लिए और दूसरा गोजो के वारों से बचने के लिए। चूक हो ही गई, गोजो मुझ पर हावी हो गया, पर दूसरा काम लगभग पूरा हो चुका है। मुझे सिर्फ गोजो के कुछ वार और झेलने होंगे और उतनी देर तक अपने हाथ को इस कोण पर मोड़ कर रखना होगा जिससे सूर्य किरणें निर्धारित स्थान पर रिफ्लेक्ट होती रहे। कहा था ना कि तुम गोजो के वार से नहीं बच सकते। हम मेरे रास्ते में आना या मुझे बहकाने की कोशिश मत करना लड़के। बेवजह हिंसा मुझे पसंद नहीं, परंतु यदि तुम मुझे उकसाया तो परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। भाड़। तुम्हारी बातें दिल को छू गई गोजो, पर क्या करूं, मेरी फितरत ही कुछ ऐसी है। मैं किसी का उधार नहीं रखता, हिसाब पूरा बराबर करता हूँ। फुल एंड फाइनल। उफ, यह क्या है? यह गर्म पिघलती रेत तो मुझे दलदल की तरह अपने भीतर खींच रही है। यह भी एक प्रकार का क्विक सैंड यानी रेतीला दलदल ही है गोजो। आमतौर पर रेतीले दलदल पृथ्वी पर उन स्थान पर बनते हैं जहाँ रेत के नीचे मौजूद पानी वाष्पित नहीं हो पाता और रेत का घनत्व इतना कमज़ोर कर देता है कि वह भार उठाने लायक नहीं रहती। जिस स्थान पर हम हैं यह पूरी जगह, यहाँ हर एक स्थान ही दरअसल एक तिलिस्म है। तुमने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ जो सूर्य है उसकी तीव्र किरणें हमसे कहीं ज़्यादा तीव्र रूप से यहाँ की रेत पर पड़ रही है। पृथ्वी पर रेत को पिघलने और कांच बनने के लिए 1700 डिग्री सेल्सियस का तीव्र ताप चाहिए, पर इस तिलिस्म के सूर्य की तिलिस्म किरणें इतनी शक्तिशाली है कि
अगर उन्हें किसी एक जगह पर केंद्रित किया जाए तो वहाँ की रेत को पिघाल देगी। यह चमकीली चट्टानें भी इसी तरह बनी है। बस मैंने अपने ब्रेसलेट से सूर्य किरणों को एक निश्चित स्थान पर थोड़ी देर तक केंद्रित किया और किरणों ने रेत को दलदल में बदल दिया। वाकई तुम्हारी बुद्धि, कौशल और तत्परता अद्वितीय है ध्रुव, परंतु मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि तुम इन चमकीली चट्टानों से किस प्रकार तिलिस्म तलाशने वाले हो। अभी दिखाता हूँ। मुझे सिर्फ सूर्य की किरणें अपने ब्रेसलेट से इन चमकीली चट्टानों की ओर एक खास कोण पर रिफ्लेक्ट करनी है, जिससे कि सूर्य किरणें इन सभी चमकीली चट्टानों से रिफ्लेक्ट होते हुए यहाँ के क्षितिज पर ठीक वैसे ही पड़े जैसे किसी प्रोजेक्टर से निकलती प्रोजेक्शन रोज पर्दे पर पड़ती है। और ऐसा करते ही हमारे सामने आ जाएगा अदृश्य तिलिस्म। अद्भुत, अद्वितीय। मैं समझ गया था कि यह पूरा स्थान है वास्तव में एक तिलिस्म है। हम पूरे समय तिलिस्म के भीतर थे, बस वह तिलिस्म में नज़र नहीं आ रहा था। मैंने इसलिए तिलिस्म तलाशने की कोशिश पहले नहीं की क्योंकि अगर इस अदृश्य तिलिस्म को सुदृश्य करने का सही तरीका ना पता हो तो उसे ढूंढने पर भी मैं वैसे ही तिलिस्म में फंस जाता जैसे तुम्हारी सप्त शक्तियाँ फंस गई। तुम भी तिलिस्म में फंसने से सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि तुमने खुद तिलिस्म तलाशने की बजाय सप्त शक्तियों को इसे खोजने के निर्देश दिए थे। युगम धरित्री अस्यः। अदृश्य तिलिस्म की तलाश करके सुपर कमांडो ध्रुव ने स्पर्धा जीत ली है। इस स्पर्धा से सीखने वाली बात यह है कि सामर्थ्य और शक्तिवान व्यक्ति किसी भी समस्या के समाधान के लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग करता है, जबकि विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक का। शक्ति और बुद्धि की स्पर्धा में जीत सदैव बुद्धि की ही होती है, यह याद रखना। क्या आप किसी को ध्रुव को भेजे जाने को लेकर शिकायत है? प्रथम स्पर्धा तो ध्रुव जीत चुके हैं, अब समय है अगली स्पर्धा का। और जैसे कि स्पष्ट है, आपकी अगली स्पर्धा है इस तिलिस्म को तोड़कर बाहर निकलना। आप में से जो भी इस तिलिस्म को पहले तोड़ेगा वह इस तिलिस्म का विजेता होगा। परंतु यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। गोजो के सौजन्य से उनकी सप्त शक्तियाँ इस तिलिस्म में फंस चुकी है, इसलिए यह तिलिस्म तोड़कर स्पर्धा जीतना उनके लिए एकमात्र विकल्प है। यदि गोजो ध्रुव से इस स्पर्धा में हार जाते हैं तो अपनी सप्त शक्तियों से सदा के लिए हाथ धो बैठेंगे और उनकी सप्त शक्तियाँ अनंत काल तक इस तिलिस्म में कैद रह जाएगी। क्या? आपका समय शुरू होता है अब। सप्त शक्तियों को अनंत काल का तिलिस्म कारावास नहीं दे सकता हूँ मैं। मुझे यह तिलिस्म तोड़ना ही होगा। युगम ने अच्छी चाल चली है। गोजो इस स्पर्धा को जीतने के लिए अपनी जी जान लड़ा देगा, पर यह स्पर्धा जीतना मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है। मेरा पूरा युग दांव पर लगा हुआ है। इस तिलिस्म का पहला चरण ऑप्टिकल इल्यूजन पर आधारित है। अब जब यह तिलिस्म सामने आया है तो यह एक विशाल किले जैसा है जिसमें आगे बढ़ने के लिए असंख्य रास्ते हैं। पूरे किले में अंधकार है जिसमें देखने के लिए जगह जगह मशालें जल रही है। ये मशालें हर रास्ते पर नहीं जल रही है, कुछ गलियारों और सुरंग आगे जाकर बिल्कुल अंधकारमय है। ध्रुव ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर पहली रोशनी वाले रास्ते पर फेंका। उसके बाद उसने दूसरा पत्थर उठाकर अंधेरे वाले रास्ते पे फेंका। ऐसे अंधेरे और बंद किले की गलियारों में आवाज़ की इको यानी प्रतिध्वनि होती है। रोशनी वाले गलियारे में आवाज़ की प्रतिध्वनि नहीं हो रही, यानी वे किसी दूसरी जगह खुल रहे हैं, जबकि इन गलियारों में प्रतिध्वनि हो रही है। यह मशाल आगे बढ़ने में सहायता करेगी। गोजो भी पूरी सावधानी से हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। इस प्रकाशित मार्ग पर आगे कोई प्रतिध्वनि नहीं है। यह यकीनन किसी तिलिस्म कैद या आयाम का मार्ग है। मुझे मशाल लेकर इस अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। जाने कहाँ जा रहा है यह अंधेरा रास्ता, कहाँ निकलेगा यह मार्ग। ओह ओह, सर्कस! यह तो विशाल सर्कस है। ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ तिलिस्मी ज्ञाता तिलिस्मान के तिलिस्म में स्वागत है सुपर कमांडो ध्रुव। इस ब्रह्मांड का ऐसा कोई तिलिस्म नहीं जिसे तिलिस्मान भेद नहीं सकता, और ऐसा कोई शूरवीर नहीं जो तिलिस्मान का बनाया तिलिस्म भेद दे। ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ तिलिस्म ज्ञाता तिलिस्मान के तिलिस्म में स्वागत है गोजो। इस ब्रह्मांड का ऐसा कोई तिलिस्म नहीं है जिसे तिलिस्मान भेद नहीं सकता, और ऐसा कोई शूरवीर नहीं जो तिलिस्मान का बनाया तिलिस्म भेद दे। प्राचीन नगरी, यह तो तबाह हुई किसी प्राचीन नगरी के अवशेष लगते हैं।
तिलिस्मान का बना है यह तिलिस्म अपने भीतर आने वाले खिलाड़ियों के अनुरूप ही स्वयं को ढाल देता है। यह तिलिस्म तुम्हारे जीवन के आधार को ही एक पहेली तिलिस्म के एक चरण के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करेगा। उस पहेली को सुलझाओगे तभी तुम यहाँ से आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा सदैव के लिए तिलिस्मान के इस तिलिस्म में फंसकर रह जाओगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो तिलिस्मान दिख रहा है ये आपको नागराज की अग्रज सीरीज में भी देखने को मिला था और वहाँ पे इसको विस्तार से बताया था। ध्रुव और गोजो फंस चुके हैं तिलिस्म के सबसे बड़े रचयिता तिलिस्मान के बनाए हुए उस तिलिस्म में जो उनके जीवन के आधार को ही उनके विरुद्ध हथियार बनाकर प्रस्तुत कर रहा है। क्या दोनों महारथी तिलिस्म के इस चरण को पार कर आगे बढ़ पाएंगे या फिर अनंत काल के लिए अपने जीवन के केंद्र में ही घूमते रह जाएंगे? समय ही जाने। तृतीय अध्याय समाप्त। एकादश खंड समाप्त। क्रमशः कथा जारी रहेगी सर्वरण में। दोस्तों, आपको बता दें कि सर्वरण अभी तक अपकमिंग कॉमिक है और कोरोना वायरस की वजह से अभी उसको पब्लिश नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से उसको ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं पर अभी तक वो पब्लिश नहीं हुई है। हेलो बुक माइन जैसी साइट्स पर भी वो हो सकती है। तो दोस्तों, जैसे ही सर्वरण आती है सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत करूँगा मैं सर्वरण। तब तक के लिए गुड बाय।